जय हिंद दोस्तों, मैं दिवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आपको कल के क्वेश्चन का जवाब देना है कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबव प्रिंसिपल पर क्यों गलत हो जाता है और उसका सही बताना है। और दूसरा, आज हम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके हम लोग और क्या क्या जानकारी हासिल प्राप्त कर सकते हैं किसी तत्व के बारे में। क्लियर है? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोमियम और कॉपर के उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कि उसका क्यों गलत हो जाता है। देखिए, बात कर रहे हैं जैसे कि उपकक्षा की बात। आप लोग जानते हैं कि उपकक्षा कितने होते हैं? 4। उपकक्षा 4। उसका सही जवाब देने के लिए आपको कुछ समझाना होगा। S, P, D और F, ये 4 होते हैं। इसमें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, तो S में 2 आता है, P में 6 आता है, D में 10 आता है और F में 14 आता है। इसका जो डायग्राम अगर बनाने की बात हो कि S का डायग्राम, कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहते हैं, तो S का डायग्राम जो है, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें एक ही कक्षक होते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं। इसमें 3 होते हैं, 1 2 3, इसमें 5 होते हैं। ये समझ लें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आधा होता है, ठीक है। और इसमें कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 2 3 4 5 6, 7 उपकक्षक, ठीक है। अब अगर जैसे कि बात करूं कि अगर किसी का जैसे कि S में हो सकता है S1 या S2 हो सकता है, S3 तो हो नहीं सकता है। P में P1 P2 P3 P4 P5 P6 तक हो सकता है। D में D1 से लेकर के D10 तक हो सकता है। F में F1 से लेकर के F14 तक हो सकता है। अगर हम यहाँ पर डायग्राम किसी की बात करें खींचने का, कि मान लीजिए कि अगर S2 का हमको डायग्राम खींचना है, तो S2 का क्या हो जाएगा? हुंस ने ऐसा बताया था कि पहले सिंगल उसके बाद डबल। P का अगर बात करें तो P में P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, P4 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो अगर P1 की बात करें तो P1 में ये तो रहेगा ही, 3 ही रहेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरना है? इस 3 में से किसी एक उपकक्षक में भर दे। कहने के लिए ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ठीक ना। लेकिन ये रूल्स, ये मतलब हंस ने क्या बताया था कि पहले सिंगल भरा जाता है। जैसे कि अगर ये P1 की बात करें तो आप 1 इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, या फिर इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या फिर इसको क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में कहीं भी रख दीजिए, ये सही है, ठीक है। P2 की बात करें तो P2 पर अब डिस्कशन करते जरा सा, तो ये क्या हो जाएगा देखिए जरा सा। अगर कोई इसमें ये डबल फिल कर देता वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो दो किसी अलग अलग दो ऑर्बिटल्स में आएंगे, मतलब इसमें और इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि क्लॉकवाइज में, दोनों एंटी क्लॉकवाइज में भी हो सकते हैं, इस दोनों में भी आ सकते हैं, इस दोनों में भी आ सकते हैं, इस दोनों में भी आ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। 3 की बात है तो ये नहीं कि 2 इसमें भर दिया, 2 पहले में भर दिया ऐसा और एक अगला इसमें कर दिया, ये गलत है भरने का तरीका। सही तरीका क्या है कि तीनों में सिंगल आएगा। मान लीजिए कि अगर P5 की बात करें तो P5 में क्या होगा? 3 उपकक्षक होते हैं, पहले सब में सिंगल जाएगा, उसके बाद डबल बनाना है सबको, तो वो आप 2 किसी में भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इधर से ही डालना है, ठीक है। 5 पूरा होना चाहिए, सिंगल उसके बाद डबल डालना है। क्लियर है? तो ये था फिलिंग करने का तरीका। अब इसमें आपको बता रहे हैं कि हम क्यों आपको बता रहे हैं, वो D वाला पर डिस्कशन होता है कि D में जो 5 है, तो 5 में अगर ये भरा जाएगा तो ये 3 तरीके से मतलब भरा जा सकता है। एक होता है फुल फील्ड, एक होता है हाफ फील्ड और एक होता है पार्शियल फील्ड, ठीक है। बस ये आपको समझना है, नोट नहीं करना है। अगर चाहो तो नोट भी कर सकते हो, इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़े, आप मेरे साथ ही इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। D ऑर्बिटल पर अगर हम बात करें तो D ऑर्बिटल्स में क्या हो जाएंगे? D में जो ऑर्बिटल्स है, ये हमारा क्या है? 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अगर मानते हैं कि हम ये D5 कर दे तो इसमें क्या हो जाएगा? सब में सिंगल आ जाएगा, सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। और अगर D में 10 कर दे तो सब में पूरा आएगा, 2 आ जाएगा, 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भरने का ये वैसे गलत तरीका है, लेकिन 10 था तो मैंने भर दे, ठीक है। और इसके अलावे अगर कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए कि D7 ही ले लेते हैं, ठीक है, या फिर D4 ही ले लेते हैं, या D9 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, D4 ले लेते हैं, तो D4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 2 3 1 4।
और सब में क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल आएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाफ फील्ड। क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोले तो HF, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं फुल फील्ड, मतलब पूरा पूरा भरा हुआ है, फुल फील्ड, शॉर्ट फॉर्म में FF। और इसको बोलते हैं पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड, क्लियर, PF। हाफ और फुल को छोड़ करके जो भी आएगा सारा हमारा पार्शियल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए, 6 7 8 9, फिर 10 को छोड़ दीजिए, सारा पार्शियल। ऐसा इसमें रूल्स क्या है, कहता है कि फुल फील्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड एंड हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड। हुन्स रूल में ये बात आया था, उसने कहा था कि फुल फील्ड, डी ऑर्बिटल जो होता है वो अगर फुल फील्ड है, मतलब पूरा पूरा भरा हुआ है, तो मोर स्टेबल है, ठीक ना, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है। और अगर हाफ फील्ड है तो वो इससे कम है, और पार्शियल है तो सबसे कम स्टेबल होता है। तो अगर कोई पार्शियल है, अगर वो फुल या हाफ बन जाता है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। बस इसी रूल को आप अप्लाई कीजिए, ज़्यादा नॉलेजफुल बात आपको अभी नहीं जानना है, बस आप इसको अप्लाई कीजिए कि अगर कोई पार्शियली फील्ड है, ठीक ना, पार्शियली फील्ड है, तो उसको अगर हाफ या फुल बना लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है, पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो आप देखिए जरा सा, कल जो आपको क्रोमियम बना करके दिखाए थे और कॉपर का, उसमें क्या है कि लास्ट में हमारा आता है क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल है ये, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल है कि कई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे हुए हैं, ठीक ना, और बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, 10th के बोर्ड्स एग्जाम में। तो कॉपर का हम क्या बनाए थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। तो आप देखिए इसमें क्या है, ये पार्शियली फील्ड है D4। तो अगर इसको हम पार्शियल को अगर हाफ बना दे या फिर फुल तो बनने के लायक है नहीं, पार्शियल से हाफ बना सकते हैं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देता है। जैसे कि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4s वाला का ये दोनों फुल फील्ड है, और इसका बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। चलिए रहने दीजिए, 1 2 3 ज़्यादा हो गया, 5 ही है ना, 1 2 3 4 1 5 कक्षा, ठीक है। अब इसमें अगर बनाते हैं तो 1 2 3 4, बस इतना। तो क्या करता है, ये अभी लेस स्टेबल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, ये तो फुल्ली मतलब स्टेबल है ही, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर लेता है, ठीक ना, और इसमें बन जाता है एक, तो ये भी स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है, पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और आपको ही पता है कि कोई भी रिएक्शन वगैरह जो भी करता है, कोई भी एलिमेंट्स, ठीक ना, तो वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, केवल स्टेबल होने के लिए अपना सारा काम करता है, कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो, तो ये मोर स्टेबल होने के चलते ये क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन से अपना इसको ट्रांसफर कर देता है, तो ये बन जाता है 4s1 और ये बनता है 3d5। तो इसीलिए इसका ये रॉन्ग है, एक्सेप्शन है, याद रखिए, आप इसको याद रखो, ज़्यादा बेटर है। इसका सही हमारा हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 4s1 एंड 3d5, ये हमारा राइट है। आप दोनों एक साथ लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि वो गलत है और ये सही है। कॉपर के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। 29 होता है इसमें इलेक्ट्रॉन 29 होते हैं, 2 4 6 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। इसमें भी वही बात है, ये हमारा गलत हो जाता है, और इसको अगर फुल फिल कर देते हो तो ये मोर स्टेबल हो जाता है। हमारा सही क्या हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 एंड 3d10। क्लियर है, आप इसको याद रखिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। और आपको बता दें कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है और जो रूल्स है वो कम पूछे जाते हैं। तो ये मतलब बहुत ही भी इंपॉर्टेंट, एक प्रकार से समझ लिए कि आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं कि कॉपर का क्या होगा और क्रोमियम का क्या होगा, क्योंकि ये अपवाद है, ठीक ना, यानी एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसका तो यहाँ पर नॉर्मल इस रूल्स पर है, लेकिन और भी जो है, जो मतलब इस तरीके से लिखा जाता है, वो हमारा एक्सपेरिमेंटली है। एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसको बताया गया कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ाएंगे, पीरियोडिक टेबल जब हम लेकर के आएंगे तो उसमें पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि किस किस का एक्सेप्शन में। अभी फिलहाल आप इस दोनों को लेकर के चलिए, बहुत है, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं
कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ठीक, नहीं तो वैसे भी आप लोग खुद से लिख सकते हैं। कल का वीडियो जिसको समझ में आएगा वो बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो अब जो हमारा बात है वो है हमारी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से किसी एलिमेंट्स के बारे में हम क्या क्या जानकारी हासिल प्राप्त कर सकते हैं, उससे हमको क्या क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। लेकिन नॉर्मल यूज अगर क्लास 9, 10th की बात करें तो वहाँ तक की बात करें तो उसमें आपको जितना जानकारी हासिल करना है मैं बताता हूँ कि क्या क्या आप जान सकते हैं। पहली चीज़ कि किसी भी एलिमेंट्स के बारे में आप जान सकते हैं कि वो धातु है या फिर अधातु है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के यूज से ही जान सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से। दूसरी चीज़, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन आप जान सकते हैं कि उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। दूसरा आप इसका जान सकते हैं संयोजकता कि इसका संयोजकता कितना होता है तत्व का, इसी से जान सकते हैं आप, जिसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म वैलेंसी यानी संयोजकता कहते हैं। ठीक है, चौथी चीज आप जान सकते हैं कि उस तत्व का पीरियोडिक टेबल में वो तत्व कहाँ पर स्थित है, यानी उसमें क्या क्या जान सकते हैं आप। ब्लॉक जान सकते हैं कि वो किस ब्लॉक में स्थित है, वो तत्व किस ब्लॉक में रह रहा है। अगली चीज आप जान सकते हैं कि वो किस आवर्त में है, उसका आवर्त नंबर क्या है, यानी उसका पीरियड, आवर्त किसको बोलते हैं, पीरियड को बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज और जान सकते हैं वो आपका वर्ग यानी ग्रुप के किस ग्रुप में वो अवेलेबल है। इतनी जानकारी आप आसानी से हासिल कर सकते हैं एलिमेंट्स के बारे में केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप किसी तत्व का जानते हैं, लिखना जानते हैं, तो उसे आप आसानी से जान सकते हैं कि वो धातु है क्या धातु है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका संयोजकता क्या है, ब्लॉक क्या है, आवर्त क्या है और वर्ग क्या है। ये नॉर्मल सी जानकारी है, इतना आप हासिल कर सकते हो उससे। ठीक है, मैं आपको सारे चीज़ का एक दो एग्जाम्पल लेकर के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हासिल करना है। मैं पहले सबको इसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि आपको ये होता क्या है, तब तो आप निकाल पाओगे ना। देखिए, इससे सबको भली भांति परिचित है कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, और एक और होता है धातु अधातु, और एक क्या होता है मेटलवाइड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपधातु। ठीक ना, उपधातु। तो धातु और अधातु से सबको परिचित है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा में, दैट मीन्स बाह्यतम कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो उसका क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम लोग संयोजकता निकालते हैं, जिसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। संयोजकता क्या है, किसी भी तत्व के संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं, कि वो कितने तत्वों के साथ जुड़ सकता है, उसकी क्षमता क्या है। संयोजकता ये समझ लीजिए कि उसकी क्षमता है, एबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक की, वो ये तो तीनों चीजें उसकी स्थिति को बताता है कि वो कहां पर रहता है, पीरियोडिक टेबल में स्थिति को बताता है। ब्लॉक 4 है, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। उसके बाद पीरियड नंबर, आवर्त संख्या, आवर्त इस तरीके से होता है। ये जैसे कि आपका मान लीजिए कि अगर आवर्त सारणी है तो इसमें इस तरीके से अगर लाइनिंग बना हुआ है तो इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। ठीक ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। क्षैतिज कतार को हम लोग, क्षैतिज कतार को आवर्त बोलते हैं। ठीक ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को, और वर्टिकल लाइन को यानी ऊर्ध्वाधर कतार को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको बता रहे हैं, इसमें सारी चीज का हम एग्जांपल लेकर के दिखा रहे हैं कि हम लोग धातु कब कहेंगे, अधातु कब कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब निकालेंगे, वैलेंसी क्या होगा, आवर्त नंबर क्या होगा, वर्ग नंबर क्या होगा। एक ही सूट में सारा आज का खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग संयोजकता से शुरू करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन से शुरू करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, पूरा लंबा डेफिनेशन लिखने नहीं जा रहा हूं, बस आपको शॉर्ट तरीके से समझाने के लिए थोड़ा सा लिखूंगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब एग्जांपल जैसे कि देख लीजिए, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, किसी का भी आप ले सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम आपके सामने दिए कि मैग्नीशियम का हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालिए, मैग्नीशियम का, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होते हैं, 12। अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बताना यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2।
क्लियर है, 2 2 4 6 4 10 2 12। अब इसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, अंतिम कक्षा का, उप कक्षा का नहीं, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहला कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे करना मैं आपको कल ही बताया था। अब बताइए, पहली कक्षा में 2 हो गया, दूसरी में 8 हो गया, तीसरी में 2 हो गया, तो अंतिम कक्षा तीसरी हुआ ना मैग्नीशियम का, तो इसलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसलिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 2। इसी तरीके से आप सारे तत्वों का निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आता है हमारा, दूसरा नंबर पॉइंट संयोजकता। क्या आता है हमारा, संयोजकता, जिसको वैलेंसी कहते हैं इंग्लिश में। संयोजकता क्या है, किसी तत्व के संयोजन क्षमता को, किसी तत्व के संयोजन क्षमता को, संयोजन क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। चलिए, संयोजन क्षमता मतलब जुड़ने की क्षमता, कि वो अपने साथ कितने और एलिमेंट्स को जोड़ सकता है, ठीक ना। किसी तत्व के संयोजन क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता कैसे निकाला जाता है, तो संयोजकता जो होता है वो हमारा निकाला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से। मैं इधर थोड़ा डायग्राम बना दूंगा कि जैसे कि देखिए, अगर इधर मानते हैं कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इधर अगर लेते हैं संयोजकता, इधर लेते हैं संयोजकता, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी कितना होगा, 1 होगा। 2 होने के लिए 2 होता है, 3 होने पर भी 3 होता है, 4 होने पर भी 4 होता है। क्लियर है। आगे 5 6 7 के साथ ऐसा खेल नहीं है, 5 वाला के साथ क्या हो जाता है, उल्टा होने लगता है। 8 - 5 बराबर कितना, 3। 6 वाला के लिए क्या होता है, 8 - 6 बराबर 2। 7 वाला के लिए क्या होता है, 8 - 7 बराबर 1। और 8 वाला के लिए क्या होता है, 8 - 8 बराबर 0। संयोजकता, अगर आपसे कोई पूछे, ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, कि किसी तत्व का अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो याद रखिएगा अधिकतम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में। बोर ब्यूरी योजना के तहत 2-3 बातें कही गई थी, जो एक बार हम आपको बताया भी थे कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² फार्मूला द्वारा दिया जाता है। दूसरी बात ये भी कही गई थी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, इसी को ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसके आधार पर हम ये संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब एक बात और आपको बता दें कि क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है, किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है, तो वो 100% श्योर है कि वो क्या हो जाएगा, धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। और अगर किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 है, तो वो 100% क्या हो जाएगा, अधातु होगा। क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। हम इधर लिख दे रहे हैं, ये सब क्या कहलाता है, अधातु। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 है तो अधातु। और 8 वाला क्या कहलाता है, 8 वाला हमारा अक्रिय गैस कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्रिय गैस। 1 2 अपवाद भी है, सब में अपवाद है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि केवल धातु में है, अधातु में भी है, धातु में भी, अक्रिय गैस में भी 1 2 अपवाद है। सब अपवाद को हम देखेंगे, यानी एक्सेप्शन को भी देखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोग कितनी इंफॉर्मेशन जान लिए, धातु अधातु बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा संयोजी इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, तीसरा संयोजकता बता सकते हैं। इस पर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। अब सब चीज़ एक साथ क्लियर करेंगे, कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि हम आपको दे रहे हैं क्रोमियम ही ले लेते हैं। क्रोमियम इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 24 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा आप 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड 3s2 के बाद 3p6 4s1 और 3d5। इसमें अगर आपको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी निकालने के लिए कहें तो क्या कहिएगा, सबसे पहले पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरी में कितना आपको पता है, 5 6 11 और 2 13। तीसरी में कितना है, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स। और चौथी में कितनी है, 1 है। तो अंतिम कक्षा पहली दूसरी तीसरी की चौथी, तो चौथी हो जाएगी, ठीक ना। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर इसका कितना हो गया, 1। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जब 1 है तो संयोजकता भी कितना हो जाएगा, इसका संयोजकता आपका हो जाएगा
एक ही हो जाएगा, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन एक तो संयोजकता कितना, एक। अब अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है तो उसी के आप फिक्स कर सकते हो कि क्या हमारा धातु है, क्या हमारा धातु है। तो हम कहेंगे कि यह क्या है, यह धातु है, और धातु नहीं क्या है, यह हमारा धातु है। क्लियर है। अब आपके मन में एक चीज और सवाल होगा, सर 1 2 3 वाला को बता दिए, 5 6 7 वाला को बता दिए, 8 वाला को भी बता दिए, अब 4 वाला का भी जरा डिस्कशन कर दिए कि 4 वाला में क्या होता है। देखिए 4 वाला में सब आ जाता है, ठीक ना, सब तो नहीं, लेकिन 4 वाला में अधातु आता है और उपधातु आता है। इसमें कुछ अधातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं और कुछ उपधातु होते हैं, क्योंकि ये बीच का है। 4 वाला जो है वो बीच का है, 1 और 8 के बीचों बीच में आता है। इसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कुछ अधातु भी है जो कि एक्सेप्शनल, ठीक ना, जैसे कि कार्बन, सबसे पहला एग्जांपल कार्बन ही आता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बावजूद भी वो अधातु है, ठीक है। और भी अपवाद है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन फिर भी वो क्या हमारा अधातु है, ठीक ना, क्योंकि वो उसका ज्यादा एक्टिविटी जो है वो अधातु से मैच करता है। और भी है, जैसे कि हीलियम की बात कर ले, हीलियम में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो क्या हमारा अक्रिय गैस है। ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप। पहला याद रखिएगा कि हीलियम हमारा क्या है, हीलियम में 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी यह क्या है अक्रिय गैस है। यह अपवाद हम लिखा रहे हैं आपको, फिर भी यह क्या हमारा अक्रिय गैस है। दूसरा हाइड्रोजन, H, हाइड्रोजन के पास 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यह क्या है अधातु है, जबकि इसको होना क्या चाहिए, धातु होना चाहिए था। और कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो उसको होना चाहिए था उपधातु, लेकिन वो है क्या अधातु है। कार्बन एक अधातु है। और आपको बता दें कि ये बात जो अभी हम लिखे कार्बन एक अधातु है, बिहार बोर्ड के बीएससीबी के एग्जाम में क्लास 10th में कई बार ये पूछ चुका है क्वेश्चन। कार्बन क्या है, ऑप्शन देता है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कार्बन क्या हमारा एक अधातु है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु यानी नॉन मेटल है। क्लियर है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तक जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देखे हैं धातु का, अधातु का, धातु होगा कि अधातु, दूसरी बात कि उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, केवल ये 3 इन्फॉर्मेशन लिए। 3 अभी बाकी है। ब्लॉक कैसे पता करते हैं, आवर्त कैसे पता करते हैं और वर्क कैसे पता करते हैं, उसका नेक्स्ट में देखते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं पहले ब्लॉक का, फिर आवर्त का और फिर वर्क का, ठीक है। अभी तीनों चीज देख लेंगे हम लोग। ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक 4 होते हैं, S, P, D और F। किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाकर के रहता है, यानी जिस उपकक्षा में S में, P में या D में या F में, वो उसी ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है। ब्लॉक जो है हमारा वो क्या होता है, ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में होती है वह उसी ब्लॉक का तत्व होता है। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, किसी का भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हम एक ही ले रहे हैं, बाकी सब आप खुद से देख सकते हैं। किसी भी तत्व का एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा तो हमारा क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि कार्बन पर ही बात कर लेते हैं, छोटा सा है, दूसरा 2 को ले लेते हैं इसमें, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो पाओ। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम कार्बन लिए हैं, एक आयरन ले लेते हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, 1s2, 2s2 और 2p2, 2p2। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है किस उपकक्षा में जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, इसका ब्लॉक हो जाएगा ये p ब्लॉक का तत्व। आपसे कोई पूछे कि कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है तो कहिएगा p ब्लॉक का तत्व है।
दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल कि जो आयरन लिखे थे इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। वो कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, इससे पहले जो हम बताए थे उसके अनुसार अंतिम कक्षा ये है, अंतिम कक्षा ये है। तो जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को, हम ये नहीं बोले कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में उपस्थित हो वही ब्लॉक होता है, अंतिम कक्षा नहीं, अंतिम इलेक्ट्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं कि अंत में जो लिखा रहता है वही हमारा होता है। तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, इसलिए इसका ब्लॉक आपका हो जाएगा कि ये डी ब्लॉक का तत्व है। आपसे कोई पूछे कि आयरन किस ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आवर्त संख्या की। इसके बाद हम लोग आवर्त संख्या, किसी भी तत्व का आवर्त संख्या कैसे पता करते हैं हम लोग, बहुत इंफॉर्मेटिव है ये सब चीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो खास करके बात पूछ लेता है, जैसे कि पूछ लेगा कि कार्बन का आवर्त संख्या क्या है, ये किस आवर्त का तत्व है, आवर्त का, किसी ब्लॉक का, किसी ग्रुप का, किसी का भी पूछ लेगा, ठीक है। तो आवर्त संख्या क्या होता है, तो किसी भी तत्व का अधिकतम कक्षा की संख्या जो होती है ना, सबसे अधिकतम उसका जो कक्षा की संख्या होती है वही उसका आवर्त संख्या कहलाता है। जैसे यहीं पर एग्जांपल ही दिखा देते, मान लीजिए कार्बन का अधिकतम संख्या कितना है, मैक्सिमम कक्षा की संख्या 2 है, 2 से ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, तो इसलिए इसका आवर्त संख्या क्या हो जाएगा, ये दूसरे नंबर आवर्त में पाया जाएगा। अगर आयरन की बात करें तो आयरन में अधिकतम कक्षा की संख्या क्या है, 4 है, तो इसलिए इसका आवर्त संख्या क्या हो जाएगा 4। तो आवर्त संख्या क्या हम कहेंगे, किसी तत्व का अंतिम कक्षा संख्या, अंतिम कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या आवर्त संख्या के बराबर होता है। क्लियर है, यानी इसके नीचे आप ये लिख दीजिएगा कि आवर्त बराबर अंतिम कक्षा। समझने के लिए आवर्त बराबर अंतिम कक्षा, जो अंतिम कक्षा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आवर्त संख्या कहलाएगा। क्लियर है। अब देखिए जरा सा एग्जाम्पल इस पर लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल इस पर भी लेंगे। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आपको बोले कि हम मान लीजिए कि ये कौन सा, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होते हैं 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब इसका आवर्त संख्या आपको बताना है कि ये किस आवर्त में स्थित है। आवर्त संख्या इसका कितना होगा, तो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और ये चौथी कक्षा है। अंतिम कक्षा की संख्या कितना है 4, तो इसलिए आवर्त संख्या क्या है 4। टोटल आवर्त संख्या अगर आपसे कोई पूछे कितना होता है, तो आवर्त सारणी में टोटल आवर्त संख्या 7 होती है, 1 से लेकर के 7 तक, और वर्ग की संख्या 18 होती है। ठीक है, चलिए आवर्त क्लियर हो गया आपका। अब आता है लास्ट है हमारा वर्ग, कि वर्ग संख्या हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं किस नंबर वर्ग में। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग हम यहाँ से उप कक्षा में जो ये D6 ये अंतिम जो होता है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन्स जिस उप कक्षा में होता है उस पर हम लोग निर्धारित करते हैं। इसका हम कोई डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं। वर्ग क्या होता है, क्षैतिज कतार को यानी ऊर्ध्वाधर कतार को वर्ग बोलते हैं, यानी वर्टिकल लाइन को वर्ग बोलते हैं। जैसे कि पहला वर्ग में जो तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, नहीं इसके बाद को ये है पोटेशियम है, तब रुबिडियम है, तब स्कैंडियम में फ्रांसियम, इस तरीके से। ठीक है, सीजियम फ्रांसियम, स्कैंडियम में सिंजियम। तो वो वर्ग एक का सारा तत्व था। उसी तरीके से अगर आपको कोई जैसे कि कैल्शियम की बात करें, पूछ रहा है कि किस वर्ग में है, कैमा नंबर वर्ग में है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल होता है तो हम ज़्यादा से आपको अच्छे तरीके से दिखा सकते थे। पीरियोडिक टेबल में बताया गया कि इधर जो 2 वर्ग होता है वो S वाला होता है, S1 S2। बीच में जो 10 होता है वो हमारा 10 वो D वाला होता है, D1 से लेकर के D10 तक। और इधर 6 जो खड़ी होती है वो हमारा P वाला होता है, P1 से लेकर के P6 तक। और नीचे जो दोनों रहता है, एक लैंथेनियम और एक एक्टेनियम, वो हमारा F वाला होता है। ठीक है, F ब्लॉक का F1 F2 F3 इस तरीके से। क्लियर है। तो अगर कभी किसी के अंतिम में S1 आ जाए, सीधी सी बात है, अंतिम में हम देखेंगे अगर यहाँ पर S1 आता है अंत में, तो S1 के लिए वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, इधर देख लेते हैं, वर्ग पहला नंबर वर्ग होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं
1A। वर्ग को दो तरीके से डिनोट किया जाता है, ए करके रोमन ए बी और बी दो तरीके से कैटेगराइज किया है, ठीक ना। इसको किसने कैटेगराइज किया था? हेनरी मोसले ने। S2 अगर आ जाए तो S2 हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा कक्षा होगा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड ए कहेंगे, ठीक है। इसके बाद P पर बात करते हैं। P1 आ सकता है, P2 आ सकता है, P3 आ सकता है, P4 आ सकता है, P5 आ सकता है और P6 आ सकता है। आप एक बात हमको डिसाइड करके बताइए कि P का मतलब, पहले हम बोले हैं S का 2 गो, फिर D का 10 गो, उसके बाद P स्टार्ट हो जाएगा। तो P1 का मतलब P1 आने से पहले 10 गो D आ रहा है और 2 गो S आ रहा है। तो जब भी P वाला आए तो इसमें एक्स्ट्रा 12 जोड़ करके आप चलिएगा। क्या चलिएगा? एक्स्ट्रा 12 जोड़ करके चलिएगा। मतलब देखिए, एक यहाँ पर है और 12 पीछे है, तो इसका वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? 12 एक 13 नंबर वर्ग, या इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड ए, ठीक है। दोनों ऑप्शन रह सकते हैं आपके एग्जाम में, या तो ये रह सकता है नंबर वाला या फिर ये रोमन वाला। इसको बोलेंगे क्या? 14 या फिर 4A। उसी तरीके से ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूअसली 15 या 5A। ये आपका हो जाएगा P4 वाला, आपका हो जाएगा 16 या 6A। P5 वाला आपका हो जाएगा 17 या फिर 7A। और P6 वाला हो जाता है 18 या 8A, या इसको एगो और कहते हैं शून्य समूह, ठीक ना, क्योंकि सभी का संयोजकता कितना होता है? इसमें शून्य होता है। अब बात करते हैं D वाला का। D1 से लेकर के D10 तक, सबको नहीं लिखूंगा, डॉट 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 करके हम लिख देंगे उसके नीचे। आप समझदार है उसके लिए, आगे उसके लिए आप समझदार है। लास्ट हम D10 कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, D वाला से पहले क्या को आता है? केवल S वाला। तो D वाला के लिए एक्स्ट्रा क्या जोड़िएगा? हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा 12 जोड़े P वाला में, और D वाला में एक्स्ट्रा कितना जोड़िएगा? एक्स्ट्रा 2 जोड़िएगा, मात्र एक्स्ट्रा 2 जोड़े। तो D1 का क्या हो जाएगा हमारा? D1 वाला का हो जाएगा 3, तीसरा कक्षा, और D जो स्टार्ट होता है वो B में, D वाला पूरा को हम B से, जैसे इसमें A से कैटेगराइज किया ना, उसमें B से कैटेगराइज किया जाता है। और आपको बता दें 3 इसका स्टार्टिंग भी होता है थर्ड B से, ठीक है। D2 का हमारा हो जाता है 4, या इसको हम लोग बोलते हैं 4B। D3 का हमारा हो जाता है 5 नंबर वर्ग, या इसको हम लोग बोलते हैं 5B। इसी तरीके से D10 जो आता है वो लास्ट में हमारा हो जाता है, D10 वाला क्या हो जाएगा? 10 to 12, 12 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, या बोलते हैं सेकेंड B, ठीक ना। देखिए 8 तक जाता है, 6 के बाद 7, 5 के बाद 6, 7, 8, ठीक ना। मैं मिटा करके लिख देता, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम D वाला का पूरा एक बना करके दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि वर्ग संख्या कैसे निकाला जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं, इसमें D1 से लेकर के D तक ऐसे दिखा दिए, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इधर जरा सा हम क्या लिख रहे हैं, पूरा एक साथ लिख दे रहे हैं। D1 D2 से लेकर के D10 तक, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10, ठीक है। D1 वाला का हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पर खत्म हुआ। देखिए P वाला 13 से स्टार्ट हो गया था ना। चलिए अब इसका दूसरा तरीका रोमन में दिया जाता है, वो क्या हमारा दिया जाता है? ये हमारा होता है थर्ड B, ये हमारा होता है 4B, ये हमारा होता है 5B, ये हमारा होता है 6B, ये हमारा होता है 7B, ठीक ना। और ये तीनों जो हमारा होता है 8 9 10, ये हमारा 8B में होता है, ठीक ना, एक ही में रखा गया है 8B। और इसको बोलते हैं 1B और इसको बोलते हैं 2B। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। इसका कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया कि ये किस चीज़ के आधार पर रखा गया है, ये मैंने भी याद रखा है, आप भी याद रखो, ठीक है। 1B कैटेगराइज किया, मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, ठीक ना। अब देखिए इसमें जैसे कि अगर F वाला आ जाए, यहीं पर लिख दे रहे हैं, F से लेकर के F पर क्या आ सकता है? F1 से लेकर के F1 से F14 तक सब एक ही में आता है, क्योंकि इसको इनर ट्रांजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। ये D ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है।
लैंथेनाइड और एक्टेनाइड जो आता है वो पूरा क्या होता है डी ब्लॉक के, इसीलिए D1 में ये पूरा का पूरा अगर F1 से F14 तक कोई भी आ जाए तो सीधा इसका वर्ग नंबर क्या कहिएगा, इसका वर्ग हमारा हो जाएगा वर्ग 3 कहिए या फिर थर्ड भी कहिए, कन्फर्म है वही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, F1 से लेकर के F14 तक। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल में सारा चीज अभी तक जो भी सीखे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, धातु है कि अधातु है, एक एग्जाम्पल मात्र लेंगे, उसका ब्लॉक नंबर, आवर्त नंबर और इसका वर्ग संख्या, ये सारा निकालेंगे हम लोग। ठीक है, मिटा रहा हूं इधर का रहने देते क्योंकि इधर तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए जरा से, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल, एक सुंदर सा प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सब कुछ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी आप एक ले लीजिए एक एग्जाम्पल, उसमें हम सब चीज़ निकाल रहे हैं। कौन सा ले ले भाई, चलिए आप ही बताइए क्या ले ले। चलिए मैं ही ले लेता हूँ अपनी मर्जी से। हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एल्युमिनियम ले लेते हैं। चलिए एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 10 2 12 और एक 3p1, 13 पुर गया। अब इसमें आपको बताना सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका हमारा हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा देखिए पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो और तीसरा कक्षा में क्या गो 3 गो, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3। संयोजकता की बात करें तो इस संयोजकता इसमें कितना हो जाएगा, इसका संयोजकता हमारा हो जाएगा, संयोजकता बराबर इसमें हो जाएगा 3, क्योंकि 3 वाला के लिए 3 ही होता है। उसके बाद बात करें कि ये धातु होता है कि अधातु, तो देखिए इसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या है, यह धातु है, यह क्या है धातु है। उसके बाद अगर बात करें इसमें सबसे पहले ब्लॉक की बात करें तो अंतिम किस में जा रहा है, P1 में जा रहा है, P वाला में, तो ये ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्लॉक बराबर इसका हो जाएगा कि किस ब्लॉक का तत्व है, तो ये P ब्लॉक का तत्व है। आवर्त नंबर की अगर बात करें तो आवर्त नंबर जो होता है अंतिम कक्षा की संख्या होता है, तो अंतिम कक्षा की संख्या क्या है P है, तो कितना नंबर आवर्त में होगा, तीसरे नंबर आवर्त में तत्व होगा। और अगर वर्ग की संख्या की बात करें कि ये किस वर्ग में है, तो देखिए जरा सा भी आपको बताया अंतिम किस में जा रहा है P1 में, और P वाला के लिए एक्स्ट्रा 12 जोड़ना है, यानी इसका वर्ग संख्या कितना हो जाएगा 14, और 14 का दूसरा हमारा क्या होता है 4a होता है। क्लियर है, बस इतना ही आज हम लोग को सीखना था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेसिक में आप लोग को इतना ही बताना था। इसके बाद हम क्लास 10th का कोई चैप्टर लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, क्लास 9th का भी लेकर के आएंगे, केमिस्ट्री का चैप्टर, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।